देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो मेनली रिफ्लेक्शन में क्या बताया जाता था कि जैसे ये एक सरफेस है और यहाँ से लाइट आके इसे टकराया और लाइट टकराने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता था रिफ्लेक्शन में, और हम लोग बीच में यहाँ पे ड्रॉ कर देते थे नॉर्मल, तो इसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और इसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बताया गया था इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, इसको भी क्या बोलते थे ग्लांसिंग एंगल। लेकिन अभी बात क्या हो रहा है कि जैसे इस बार सरफेस नहीं, कोई सपोज करिए कि ऐसे लाइन खींचा हुआ है और इस लाइन के ऊपर दूसरा मीडियम है, इस लाइन के ऊपर एक मीडियम है जिसका नाम है मीडियम 1 और इस लाइन के नीचे दूसरा मीडियम है जिसका नाम है मीडियम 2, दो अलग अलग मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आके टकराएगा, तो ये टकराएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बना देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे बच्चों। और ये जो यहाँ टकराया तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या एक सरफेस नहीं है, बस लाइन ऐसा है जिसके ऊपर अलग अलग मीडियम है। जैसे सपोज कर लो कि सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर के यहाँ नीचे वाटर होगा, इसके ऊपर एयर होगा। तो लाइट जो यहाँ से आके टकराया तो ये लाइट जो है वो सीधा रास्ता ना जा करके या तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा या तो नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की तरफ जाएगा तो वो अपना रास्ता को फॉलो नहीं करेगा, या तो इस नॉर्मल के वो तरफ झुक जाएगा या तो नॉर्मल से दूर चल जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? समझ गए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से सरफेस से टकराएगा तो अपना रास्ता छोड़ करके वो या तो नॉर्मल के तरफ चल जाएगा या तो नॉर्मल से दूर चल जाएगा। तो इस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। इसको भी क्या बोलते हैं बाबू? इसको भी क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो है ये कौन सा पाथ है? इसको बोलेंगे ओरिजिनल पाथ। ये बात आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? When a ray of light passes from one medium to another medium, then it bend. When a ray of light passes from one medium to another medium, passes from one medium to another medium, one medium to another medium, then it bend towards or away from the normal, then it bend towards or away from the normal. This phenomenon is called refraction of light. This phenomenon is called refraction of light. ये हो गया बात बच्चों, पहला बात। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप। इस फिगर को, डायग्राम को एक बार आप फिर से इसको हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए। ये मूव अवे किया, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये टुवार्ड्स गया और ये कहाँ गया? अवे गया। समझ में आ गया बात? कब करीब होगा कब दूर होगा वो बताओ। तो बोलेंगे कि जब रे ऑफ लाइट कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम से कहाँ जाता है? रेयरर मीडियम से कहाँ जाता है? डेंसर मीडियम में, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाता है। कहाँ जाता है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। और जब रे ऑफ लाइट पास होता है डेंसर मीडियम से, कहाँ से? डेंसर मीडियम से। कहाँ पे? रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो मूव क्या कर जाता है? अवे कर जाता है। तो अभी आप तीन बात समझे, तीनों बात समझ में आ गया आप लोग को? पहला बात क्या समझे? रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो या तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा या तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। ये पहला बात। इस घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा बात, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगा, कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयरर। एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा बहुत सारा मीडियम हो सकता है। एग्जाम्पल लिए वाटर और एयर। तो वाटर क्या है? डेंसर। एयर क्या है? रेयरर। तो अगर वाटर से एयर में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे जाएगा, और वही अगर एयर से वाटर में जा रहा है
यानी रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स चल जाएगा। बात समझ में आ गया? रेयरर से डेंसर तो टुवार्ड्स, डेंसर से रेयर तो क्या जाएगा अवे। ये तीनों बात समझ में आ गया? डेंसर से रेयरर, मान के चलिए कि आप ग्लास से रे को भेज रहे हैं बाहर, तो कहाँ मुड़ जाएगा? बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। मतलब डेंसर मीडियम वाटर से अगर कहाँ जाएगा एयर, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल चल जाएगा। अब देखो, अब समझते हैं इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इंडिकेट करता है, इंडिकेटर से इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम क्या बाबू? डेंसर है। मतलब कि ये इंडिकेटर है किस चीज़ का? मीडियम को पहचानने में, कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम क्या है? डेंसर। अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो इसका होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अगर हम वाटर का बोले तो वाटर का होता है 1.33। अगर हम ग्लास का बोले तो ग्लास का होता है 1.5। अगर हम डायमंड का बोले तो इसका होता है 2.42। अब आप खुद देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा डेंसिटी रखा है कि नहीं? सबसे कम कौन है चारों में डेंसिटी में? एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। उसके बाद पानी और ग्लास में पानी हल्का है, रेयरर है, तो पानी का 1.33, लेकिन एयर से ज़्यादा। ये देखो ग्लास का थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ग्लास का डेंसिटी वाटर से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ग्लास सॉलिड है और वाटर कैसा है? लिक्विड है, तो सॉलिड का डेंसिटी जनरली ज़्यादा होता है। और ये डायमंड सबसे ज़्यादा है 2.42। तो ये इंडिकेटर है, क्या इंडिकेट करता है? कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप खुद इस डाटा को देख के समझ पा रहे होंगे कि इसका डेंसिटी कम है तो इसका थोड़ा सा डेंसिटी कम है, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इससे ज़्यादा डेंसिटी, इसका ज़्यादा हुआ तो वाटर का ज़्यादा डेंसिटी, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी ग्लास का, और डायमंड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इंडिकेट करता है कौन सा? रेयरर डेंसर। जिसका म्यू ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? डेंसर रहेगा। पहला बात समझ में रेशियो है, तो इसका एक और डेफिनेशन है, क्या समझो? इट इज़ द रेशियो ऑफ म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C/V। बड़ी इंपॉर्टेंट बाबू ये बात है, समझना। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C/V। मतलब C का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। C का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। और V का मतलब भी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। V का मतलब भी क्या हो गया जी? स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर है? तो ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। किस में है? वैक्यूम में। और ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? ये स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में। देखो समझ लो यहाँ ध्यान से। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। दोनों यूनिट कट जाएगा तो बोलेंगे कि ये एक तरह का यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। बताया समझ बच्चों? कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस। और इसके पास किसी तरह का कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, यूनिट भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, a speed of light in vacuum, a speed of light in vacuum, and a speed of light in any medium, and a speed of light in any medium। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू C/V। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू C/V। क्या लिख लेंगे? म्यू इज इक्वल टू C/V। अच्छा, C यहाँ क्या है बाबू बताओ? तो C है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर? वैक्यूम में। अब V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर? किसी मीडियम में। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो। लिखो इट इज़ अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगला पॉइंट लिखो, इट इज़ अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट इज़ अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। हो गया होगा बात? समझ में आ गया होगा? उसके बाद लिखो, इट ऑल्सो बिहेव एज एन इंडिकेटर। 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 लिख लिए, बिकॉज it indicate the optical density, because it indicate the optical density, because it indicate the optical density, it indicate the optical density of a medium,
लिख लिए, बिकॉज इट इंडिकेट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ क्या बच्चों, मीडियम। क्लियर है बात। इसके बाद है सबका लिख लो बाबू, एयर का, वाटर का, ग्लास का और डायमंड का, ये आप लिख लीजिए सबका। इसी कमरा में अगर मान लो 100 kg का 3 पार्टिकल रखा हुआ है, टोटल कितना केजी रखा हुआ है, 300 kg। 300 kg पर यूनिट वॉल्यूम रख देंगे, 3 पैकेट्स है। अब हम बोले कि उसी 300 को अगर हम बांटना चाहें तो हम बोल रहे हैं कि 300 पुराने के लिए 30-30 kg का रखें तो 10 पैकेट हो जाएगा। 100 kg का एक एक पार्टिकल रखे थे तो टोटल कितना पार्टिकल हुआ था, 3 पार्टिकल। अब हम 10-10 kg का पार्टिकल रखेंगे तो 30 पार्टिकल हो जाएंगे नहीं। तो दोनों का मास डेंसिटी सेम है, क्योंकि पहले बार भी 300 kg पूरे वॉल्यूम में है, दूसरे बार भी 300 kg पूरे वॉल्यूम में है। लेकिन पहला वाला में कितना पार्टिकल था, 3 पार्टिकल, दूसरा वाला में कितना पार्टिकल है, 10 पार्टिकल। तो जिसमें पार्टिकल का संख्या ज़्यादा होगा, दोनों का मास डेंसिटी सेम है, लेकिन पार्टिकल का संख्या दूसरे वाला में ज़्यादा है। जिसमें जितना ज़्यादा पार्टिकल का संख्या होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। बात आ रहा कुछ समझ में। तो सेकंड वाले का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए बात। फिर से समझिए, आप लोग इसका एग्जांपल दीजिएगा, आप चुनिएगा इसमें किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और किसका मास डेंसिटी ज़्यादा है। 100 kg है, कितना kg है, 100 kg। 50-50 kg का बंडल है, कितना बंडल यहाँ है, कितना बंडल है, 2 बंडल है, कितना kg हो गया, 100 kg। तो 100 kg पूरा वॉल्यूम में है, उतना डेंसिटी। अब हम बोल रहे हैं कि 80 kg है, कितना kg है, 80 kg, लेकिन 20-20 kg का पार्टिकल है, कितना पार्टिकल हो जाएगा, 4। तो सेकंड वाले में कितना पार्टिकल है, 4। पहले वाले में कितना पार्टिकल था, 2। तो किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, 4 वाले का, दिस सेकंड सिचुएशन वाला, क्योंकि उसमें पार्टिकल कितना है, 4। लेकिन मास डेंसिटी किसका ज़्यादा है, पहले वाले, क्योंकि उसमें 100 था। तो मास डेंसिटी में मास को देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं। कुछ बात समझ में आया। तो पार्टिकल का संख्या केरोसिन में क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी के बारे में बात करें तो मास डेंसिटी में पानी का मास डेंसिटी केरोसिन के मास डेंसिटी से ज़्यादा होगा। आया समझ में। कौन डेंसिटी ज़्यादा रखा है, वाटर की केरोसिन। तो आपको पूछना है कि आप कौन सा डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मास डेंसिटी कि ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर आप ऑप्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं तो केरोसिन का ज़्यादा है, अगर आप मास के बारे में पूछ रहे हैं तो पानी का ज़्यादा है। तो हम यहाँ ऑप्टिक्स में कौन सा डेंसिटी लेंगे, मास डेंसिटी की ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ sine of the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है बच्चों। स्नेल्स लॉ को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इज क्या बच्चों, कांस्टेंट। ये साइन साइन वाला है, ठीक है ना, SINE, साइन थीटा कॉस थीटा वाला। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिए, रेशियो है, क्या है बच्चों, रेशियो। किसका है रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आई। क्या लिखेंगे बाबू, साइन आई, बटा में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन आर। क्या लिखेंगे, साइन आर। इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई आपसे पूछ दे कि अरे कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, क्या है कांस्टेंट का वैल्यू, तो इसमें बोलना है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है μ2/μ1। क्या होता है बाबू, μ2/μ1। μ2 क्या है, म्यू मतलब क्या है समझिए। तो म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या बाबू, 2। और μ1 का मतलब क्या हो गया बोलो, तो μ1 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये बात आया समझ में। μ2 मतलब क्या, अब रेयर है कि डेंसर, उससे मतलब नहीं है। जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, याद रखना,
जिसमें कौन सा रे रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे आपको दिखेगा। बाबू ये कंसेप्ट एकदम समझ लो, बार बार काम आएगा। जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो है मीडियम 2, और जहाँ पे आपको इंसिडेंट रे दिखेगा, कौन सा रे, इंसिडेंट रे दिखेगा, उसको मानना है कौन सा, मीडियम 1। हम ऊपर रखें कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। तो ये मीडियम 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। ऊपर है इस वजह से कि इंसिडेंट रे, उस वजह से इंसिडेंट रे जहाँ रहेगा वो मीडियम कौन सा रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आ गया बात। इसके बाद यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा बाबू, बोलो ये क्या है, नॉर्मल है। अब बताओ टुवार्ड्स किया वे, तो अभी नहीं पता है हमको। ये ओरिजिनल रास्ता इसका था, ओरिजिनल पाथ ये ना था बाबू। अभी टुवार्ड्स जाएगा क्या वे जाएगा, इसको देखो। हम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। किसको यूज़ करेंगे, स्नेल्स लॉ को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बोलो जी क्षितिज कुमार। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई, ये है। अब ऊपर वाला मीडियम कौन सा है बताओ, रेयर। कौन सा मीडियम है, और ये रिफ्रैक्टेड रे होगा तो इसका नाम क्या होगा, मीडियम 2 होगा। बोलो कौन सा मीडियम होगा, और इसको कौन सा मीडियम बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे। आ गया बात समझ में। अब बताइए साइन आई बाई साइन आर, तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए एक बात याद रखना कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये बार बार यूज़ करेंगे हम। वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा जो होता है बाबू, वो लगभग किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, उसमें साइन आई को हम क्या लिख दे रहे हैं, आई। साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर। म्यू टू यही है ना, तो म्यू टू जो है मीडियम 2, और इस कौन सा है, मीडियम 1 है। आप बताइए म्यू टू डेंसर है कि रेयरर है, म्यू टू क्या है, तो उसको म्यू टू की जगह म्यू डी लिख दिए। म्यू डी मतलब म्यू डेंसर, और म्यू 1 क्या है बाबू, रेयरर। तो क्या इसको लिखेंगे, रेयरर। समझ में आ गया। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, डेंसर वाला का कि रेयरर वाला का, किसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा, डेंसर का कि रेयरर का। अभी तो बता रहे थे कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से डेंसर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ई ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, ये न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो क्या आई बाई आर में ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा बाबू। अब इसको अगर आर को इधर भेज दें तो आई ग्रेटर देन क्या होगा, आर। मतलब कि रे ऑफ लाइट अगर सीधा चल जाता तो एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाता। अगर लाइट बिना डिविएट के सीधे जाता तो आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन प्रूफ कह रहा है कि बराबर नहीं है, आई बड़ा है। क्या कह रहा है, आई बड़ा है। तो आई को बड़ा करने के लिए रे ऑफ लाइट को किधर जाना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं। ये आर छोटा बन गया, देखो तो क्या बात क्लियर हुआ। ये आई इज ग्रेटर देन आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स रे ऑफ लाइट, इट मीन्स रे ऑफ लाइट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। नहीं आया समझ में बाबू, क्या आ गया। आर को आई को बड़ा रखना है। अगर हम सामने सामने ले जाएं आई आर बराबर हो जाता, दूर ले जाएं तो आर बड़ा हो जाता। क्या हमको बराबर रखना है कि बड़ा रखना है कि छोटा रखना है, छोटा रखना है। छोटा रखने के लिए आर को कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया प्रूफ, जल्दी से नोट करो। और इसका प्रूफ नंबर 2 आप लोग जल्दी से करके दिखाइए अभी जल्दी, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डालो। अब देखो ध्यान देना सब लोगों को। देखिए बाबू, यहाँ से ऐसे आया, लाइन क्या है, मीडियम डिवाइडर। क्या है जी लाइन, मीडियम डिवाइडर। मीडियम डिवाइडर है, रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ये मीडियम डेंसर है। कौन सा मीडियम बाबू, डेंसर है। ये मीडियम कौन सा है, अब आप खुद बताइए, मूव अवे करेगा कि टुवार्ड्स जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप लोग बढ़िया ध्यान दीजिए, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर है,
और ये रेयर है, अभी तो दोनों प्रूफ हुआ। तो डेंसर से रेयर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अभी जाएगा। तो ये अभी ऐसे गया। अगर मान लो इसका डेंसिटी बढ़ते जाए, ये और रेयर होते जाए, अगर इसका डेंसिटी लगातार बढ़ते जाए, ये और ज़्यादा रेयर होते जाए, तो और दूर जाएगा। इसका क्या कि रेयर और बढ़ते जा रहा है, डेंसिटी और उसका बढ़ते जा रहा है, और गैप होते जा रहा है, तो ये और दूर ऐसे जाएगा। जितना ज़्यादा रेयर होते जाएगा और दूर जाते जाएगा। इसका रेयर और ज़्यादा रेयर हो गया तो देखा गया कि रे ऐसे चला गया, इस बाउंड्री से ही चला गया। अब आप बताइए कि बाउंड्री से जब चला गया तो एंगल आर कितना डिग्री बन गया। तो एंगल आर बच्चों इसी को नापते हैं। एंगल आर क्या होता है, एंगल आर होता है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। किसके किसके बीच का, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल आई क्या होता है बाबू, तो ये भी एंगल होता है, किसका किसका बीच का एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या, नॉर्मल। ये बात आ गया समझ में। तो ये एंगल कौन सा है बताओ, एंगल आई। और ये वाला एंगल कितना था, आर था बच्चों। फिर ये आर बढ़ा और बढ़ा, अब बढ़ते बढ़ते आर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल को आई नहीं बोलते हैं, इस एंगल को आई सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई सी। आई सी सुना हो, क्या बोलेंगे इस एंगल को, आई सी। आई सी बने हो गया क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल, याद रखना है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। याद रहेगा बच्चों। पहला बात, क्रिटिकल एंगल में बहुत बच्चों कन्फ्यूजन रहता है, ये आर से रिलेट करना सोचते हैं। इस आर को क्रिटिकल एंगल नहीं बोलते हैं। किसको क्रिटिकल बोलते हैं, इस आई को बोलते हैं। लेकिन क्या सब आई को बोलेंगे, नहीं, एक खास तरह के आई को बोलेंगे। वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आर कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे है, यहाँ पे बना 45 डिग्री, कितना डिग्री बना बच्चों, 45 डिग्री। और ये ऐसे बना, ये मान लो 60 डिग्री बना, कितना बाबू, 60 डिग्री। क्या ये क्रिटिकल एंगल है कि नहीं है, क्रिटिकल एंगल नहीं है, क्योंकि ये आर का वैल्यू कितना है, 60 है। लेकिन अगर कहीं मान के चलो कि ऐसे है और यहाँ पे पड़ा 60 डिग्री, और यहाँ से ऐसे रे घूम के आर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये जो आई 60 डिग्री जो है, ये 60 डिग्री कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो बात क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इसको डिफिनेशन में लिख लीजिए। टोटल इंटरफेरेंस हेडिंग डाले ना, उसमें पहला ऐसे पहला लिख के और क्रिटिकल एंगल हेडिंग डालिए। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में लिखो, क्रिटिकल एंगल में फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस if the angle of refraction, for a particular angle of incidence, if the angle of refraction, for a particular angle of incidence, if the angle of refraction become 90 degree, for a particular angle of incidence, if the angle of refraction become 90 degree, then that angle of incidence is called, then that angle of incidence is called, then that angle of incidence is called क्रिटिकल एंगल। देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्या बच्चों, क्रिटिकल एंगल। देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्या, क्रिटिकल एंगल। इस फिगर को बना लीजिए। आईसी क्या है बाबू, क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया बात। एक क्वेश्चन इसमें देखो क्या आता है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर मीडियम, फॉर ग्लास एयर मीडियम। ये क्वेश्चन मान लो आ गया।
क्या क्वेश्चन आ गया? फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर क्या? ग्लास एयर मीडियम। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाबू। देखो स्नेल्स लॉ पता है ना? तो यहाँ लिखेंगे, यूज कर रहे हैं कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? स्नेल्स लॉ। उसमें स्नेल्स लॉ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल दीजिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। दिस इज रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक और लॉ तो आप जनरली जानते ही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। जान रहे हैं ना? अच्छा, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बोलवाओ, क्या है? साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, ये फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए? कौन कौन सा मीडियम दिया है? एयर, और कौन सा मीडियम दिया है जी? एयर और ग्लास। अच्छा, मीडियम 1 किसको ले, मीडियम 2 किसको ले, बताइए। सुनिए, साफ साफ कह रहा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल का मतलब हो गया कि यहाँ डेंसर होगा, यहाँ क्या होगा? रेयरर होगा। यहाँ कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। और इंसिडेंट रे है ना बाबू, तो इंसिडेंट रे होने की वजह से जो डेंसर मीडियम है वो मीडियम 1 हो जाएगा, नहीं होगा? अभी तो बताएं, मीडियम वही। और रिफ्रैक्टेड रे इसमें होने की वजह से यहाँ पे जो रेयरर मीडियम होगा वो रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम होगा? मीडियम 2 होगा। अब वहाँ बताइए, हम लिखेंगे साइन आई बाई क्या बाबू? साइन आर, यही है। अब अगर हमको लिखना है मीडियम 2 और मीडियम 1, बताओ किसका लिखेंगे? तो मीडियम 2 रेयरर है, मीडियम